नमस्कार, मेरा नाम है देवाशीष मिश्रा और प्रशासनिक गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है मरम्मत का अधिकार यानी राइट टू रिपेयर। हाल ही में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके द्वारा हाल ही में एक पोर्टल इस अधिकार से संबंधित लॉन्च किया गया, जिसके कारण ये विषय चर्चा में आ गया। इसके अलावा वैसे तो ये अधिकार का जो एक आंदोलन है ये वैश्विक स्तर पे वर्ष 1950 से ही चल रहा है, लेकिन वर्ष 2012 में और 2022 में इसमें महत्वपूर्ण पड़ाव शामिल हैं। वर्ष 2012 के टाइम पे जो कंप्यूटर क्रांतियां आपको आगे देखने को मिली हैं और 2022 में जो आईटी चिप्स, जो हमारी सिलिकॉन चिप्स हैं, उसमें मरम्मत का जो अधिकार छिनता जा रहा है, इसलिए ये एक वैश्विक पड़ाव बनते जा रहे हैं। 1950 का इतिहास ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आपके मरम्मत के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या इसके भारतीय संदर्भ और क्या क्या हैं इसके अन्य आयाम। हाल ही में मरम्मत का अधिकार के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है और इस पोर्टल में उत्पाद विवरण के मैनुअल का साझाकरण किया जाएगा। यानी जो भी उत्पादक हैं वो अपने उपभोक्ताओं के लिए जो भी उत्पाद बना रहे हैं उससे संबंधित मैनुअल का इस पोर्टल पे डाला जाना जरूरी हो गया है। अभी जैसे आप कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है। तो यूजर मैनुअल में अभी तक आपका उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रहती है और साथ में उसके ऑपरेशंस के बारे में जानकारी रहती है। यानी कि जो आपने उत्पाद लिया है वो किस संरचना का है। जैसे आपने कोई स्मार्टफोन लिया है तो उसमें बताएगा कि ये स्क्रीन है, ये वॉल्यूम बटन है, ये लॉक की है, पीछे बैटरी है, इस तरीके की चीजें, यानी ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आपने कोई कार ली है तो उसके साथ जो मिलेगी आपको यूजर मैनुअल, उसमें बताएगा कि ये बटन किस चीज का है, ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये सारी चीजें आपको उसमें बताई जाती है। तो एक यूजर मैनुअल का पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। दूसरा जो यूजर मैनुअल का पार्ट होता है वो होता है ऑपरेशंस का, यानी ये जो आपने उत्पाद लिया है ये किस प्रकार से कार्य करेगा, ये ऑपरेट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। वर्तमान में इसमें एक नया प्रावधान इसके रिपेयर से संबंधित किए जाने की बात है कि इस उत्पाद को अगर कोई तकनीकी खराबी आती है या कोई प्रारंभिक स्तर की खराबी आती है तो उसको किस तरीके से सही किया जाएगा, इसको भी शामिल किया जाना आवश्यक है। और इन तीनों विशेषताओं से युक्त मैनुअल जो उस उत्पाद से जुड़ा होगा, उत्पाद के विवरण से जुड़ा होगा, उसको उत्पादकों के द्वारा यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए डाला जाना जरूरी है। अब इससे लाभ क्या होंगे कि जो हमारे मूल निर्माताओं हैं उन पे निर्भरता कम हो जाएगी। जो यूजर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी निर्भरता मूल निर्माताओं पे कम हो जाएगी और वो यूजर मैनुअल द्वारा रिपेयर का ऑप्शन ले सकते हैं। और साथ ही में किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या खुद ही सेल्फ ही उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इससे न केवल खर्च में कमी आएगी, इसके अलावा इसके अन्य भी लाभ हैं जो आर्थिक के साथ साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों तक विस्तृत होते चले जाते हैं। इनमें पोर्टल में अभी जिन उत्पादों को रखा गया है वो उत्पाद कौन कौन से हैं, इसमें अभी आपके मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण, ये इसमें अभी शामिल किए गए हैं। मोबाइल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कृषि उपकरण और साथ में ऑटोमोबाइल यानी कार वगैरह के जो जैसे हो गई आपकी, तो ये बाइक आपने ली, कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपने ली है तो उसके बारे में ये यूजर मैनुअल आपको वहां पे साझा किया जाना पड़ेगा। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि मरम्मत का अधिकार वास्तव में है क्या। तो मरम्मत का अधिकार उपभोक्ताओं को यानी जो यूजर्स हैं उनको अपने उपभोक्ता उत्पादों यानी जो उन्होंने प्रोडक्ट लिया है उसके मरम्मत और संशोधन करने की क्षमता प्रदान करने का अधिकार है। यानी अभी क्या होता है कि यूजर्स, आपके पास में कस्टमर केयर की सर्विस है, कार के लिए आपके पास सर्विस सेंटर की सर्विस है, तो वहां पे क्या होता है कि जो उत्पादक हैं वो मनमाने रेट वसूलते हैं, आपकी निर्भरता उनके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि या तो आपका जो राइट टू चॉइस है ना, वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी अनिवार्यता हो जा रही है, वहां चुनने का स्वतंत्रता आपको नहीं मिल रही है। आपकी अनिवार्यता है कि आप उसी सर्विस सेंटर में जाएं, अगर आपने कोई फ़ोन लिया है तो उसके सर्विस सेंटर पे जाएं, अगर आपको गाड़ी की सर्विसिंग करानी है तो उसके सर्विस सेंटर पे ही जाएं, तो ये अनिवार्यता हो जाती है। तो यहाँ पे
आपको एक क्षमता प्रदान की जानी होगी कि अगर आप मरम्मत या संशोधन कोई करवाना चाहते हैं तो आप उपभोक्ता होते हुए उन उत्पादकों पर ही निर्भर ना रहें। और इसमें नई समस्या ये है कि नए आविष्कार और तकनीकी जो आ रहे हैं उसमें दिक्कतें हैं। जैसे कार एक बड़ी अवधारणा है, तो कार के बहुत सारे मैकेनिक्स मिलेंगे, अलग अलग पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, सड़कों में भी कार मैकेनिक्स मिल जाएंगे और सर्विस सेंटर में भी कार मैकेनिक मिल जाएंगे। तो ये पुरानी अवधारणा है, लेकिन वर्तमान में जो नए आविष्कार नए तकनीकी हो रही, अब सिलिकॉन चिप्स हैं, सिलिकॉन चिप्स जनरली वन टाइम यूज होते हैं, उसमें कोई बहुत खराबी अगर ऐसी आ गई है तो फिर आपको नया ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये नियम लाया गया है कि लोगों के पास में मरम्मत का अधिकार होना चाहिए। नए लेने की अनिवार्यता, नए उत्पाद को लेने की जो अनिवार्यता है वो नहीं होनी चाहिए उपभोक्ताओं के ऊपर, और निर्माताओं की दया पर निर्भरता खत्म हो जाए। यानी सर्विस सेंटर आप गए, आपने बोला नहीं अभी बहुत सारा काम है, 3 दिन बाद मिलेगा, आप मजबूर हैं वहां पे कि आप 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक तो आपके समय की बर्बादी है, दूसरा आपको राइट टू चॉइस भी नहीं दिया और आपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। तो एक तरीके से आपकी फ्रीडम को ये क्वेश्चन मार्क करता है। तो निर्माताओं की दया पर निर्भरता में भी इससे कमी आएगी। ये मरम्मत के अधिकार को प्रदान करने की एक पहल जो इसका पोर्टल का प्रारंभ किया गया है, ये इस अधिकार को दीर्घकाल में इस प्रकार से इस डिटेल में सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। इस अधिकार की मांग के पीछे संकल्पना क्या है, तो कुछ इसके सिद्धांत क्या हैं जिससे ये अधिकार उपजा है, उन सिद्धांतों की हम चर्चा करते हैं। आसान मरम्मत, यानी जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी आप उत्पाद यूज कर रहे हैं, जैसे उसका ऑपरेशन इजीली बता दिया जाता है यूजर मैनुअल में, उतनी ही आसानी से उसकी मरम्मत के बारे में भी बताया जाना आवश्यक है। अब किसके द्वारा, जो उसके निर्माता हैं उनके द्वारा। और प्रोडक्ट को बनाने के क्रम में, जब वो उत्पाद बना रहे हैं उसी क्रम में इस तरीके की प्रक्रिया का पालन किया जाए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको उसी प्रक्रिया का पालन करके सुधार भी सके। यानी बहुत जटिल उत्पाद नहीं बना देना है। निर्माताओं को इस चीज का ध्यान रखना है कि जटिलता अनावश्यक रूप से न डाली जाए जब तक कि उसकी तकनीकी या प्रौद्योगिकी आवश्यकता ना हो, क्योंकि अगर वो जटिलता डाली जाएगी या कभी कभी निर्माता जानबूझकर ऐसी जटिलताएं उत्पादों में डाल देते हैं ताकि कोई आसानी से मरम्मत ना कर सके और उनके ऊपर निर्भरता या उनके सर्विस सेंटर्स के ऊपर निर्भरता बनी रहे। उचित संचार संपर्क, यानी जो निर्माता हैं उनके द्वारा हमेशा संचार संपर्क स्थापित होना चाहिए। आप टेली काउंसलिंग के माध्यम से भी मरम्मत कर सकें, आपको वहां से आपका वीडियो कॉल पे वो बताता रहे और आप यहाँ पे उसको मरम्मत करना चालू रखें और आप उसको सुधार लें। तो इससे भी बहुत सारा कॉस्टिंग बच जाएगा, टाइम बच जाएगा और लोगों को आसानी होगी, विश्वसनीयता कंपनी के प्रति लोगों की बढ़ेगी। तो उचित संचार संपर्क, वर्तमान में इसमें तकनीकी का निवेश हो गया। संचार संपर्क केवल टेलीफोनिक नहीं, वीडियो कॉल के माध्यम से आमने सामने बैठकर भी आप रिपेयर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण घटकों तक पहुंच, यानी उत्पाद में बहुत सारे छोटे छोटे आपके पार्ट्स लगे होते हैं, उन पार्ट्स तक पहुंच जो है उसको आसान बनाना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि इसके जो सब पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, वो केवल वही कंपनी बनाएगी जिसने उस उत्पाद का निर्माण किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है कि आप किसी अन्य उत्पाद को बेचने ना दें या आपका वहां पे एकल अधिकार हो उस उत्पाद के निर्माण में और उस उत्पाद के विक्रय में। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा नियम का उल्लंघन होगा और इसलिए कई महत्वपूर्ण जो उसके सब पार्ट्स हैं उन तक सबकी पहुंच होना जरूरी है। और एक सिद्धांत है तकनीकी बाधाओं की शून्यता, यानी जो रिपेयर की प्रोसेस है उसमें कोई भी तकनीकी बाधा नहीं होनी चाहिए, ना ही हार्डवेयर के लेवल पे और ना ही सॉफ्टवेयर के लेवल पे। मतलब कई बार कंप्यूटर आपका फंस गया, उसमें आपने कुछ सुधारना चाहा और वहां पे कोई सॉफ्टवेयर संबंधी दिक्कत आ गई, कोई लॉक की आ गई, आपका लैपटॉप आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये क्या है, कंपनी के द्वारा जानबूझकर डाली गई तकनीकी दिक्कत है। तो अगर ये आएगी तो मरम्मत नहीं हो पाएगी। तो इस संकल्पना का, यानी जो मरम्मत के अधिकार का कॉन्सेप्ट है उसका उल्लंघन होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर संबंधी तकनीकी दिक्कत जानबूझ करके
जो निर्माता हैं उनके द्वारा नहीं डाली जाए, ताकि मरम्मत के अधिकार के इन सिद्धांतों का अनुपालन ठीक प्रकार से सुनिश्चित हो सके। आइए इस अधिकार से संबंधित होने वाले प्रमुख लाभों को देखते हैं। इसमें आर्थिक लाभ तो हैं ही, लेकिन अन्य आयाम भी इसमें शामिल हैं, जैसे अत्यधिक मरम्मत का मूल्य। जब हमारी सर्विस सेंटर्स पे निर्भरता है तो वहां पे उनके पार्ट्स का दाम भी मनमाना लिया जाता है और सर्विस की कॉस्ट भी मनमानी है, जो आपको अनिवार्य रूप से वहां पे देनी पड़ती है। तो कई बार जानबूझकर कंपनी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए मूल्य ज्यादा कर दिया जाता है, क्योंकि समाज में एक यह अवधारणा है कि अधिक मूल्य का है तो अच्छी गुणवत्ता का होगा। तो इस सामाजिक अवधारणा का जो दोहन है वो नकारात्मक रूप में किया जाता है और जानबूझ करके ज्यादा कीमत ली जा रही होती है। तो ये ज्यादा कीमत ना देनी पड़े अगर मरम्मत का अधिकार लोगों को प्राप्त होगा, वो घर पे ही कर लेंगे। आप केवल उनको वीडियो कॉल से असिस्टेंस दे दीजिए, पार्ट्स दे दीजिए उनको रीजनेबल रेट पे, वो घर पे ही कर लेंगे। इसके अलावा उत्पादों के जीवन काल में वृद्धि। अगर कोई उत्पाद खराब हो गया है तो उपभोक्ता के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो उसका मरम्मत करे, ये रिसाइकिल करे उसको, या फिर उसको नष्ट कर दे। ठीक है, अब अगर मरम्मत कर लेगा तो उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, वो कोई नया उत्पाद नहीं खरीदेगा। अगर नया उत्पाद नहीं खरीदेगा तो इससे हालांकि कंपनी को नुकसान है, लेकिन इसके साथ में जो बनाने में जो पर्यावरणीय नुकसान होता है एक उत्पाद को बनाने में, वो तो नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस उत्पाद की आयु बढ़ जाएगी। इंग्लैंड में इसका उदाहरण देखने को मिला कि जब राइट टू रिपेयर संबंधी अधिनियम और नियम वहां पे लागू किए गए तो वहां के लोगों के रिसर्च में यह सामने आया कि उत्पादों की आयु लगभग 10 वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 10 वर्ष तक अगर ये उत्पादन अनावश्यक रूप से नहीं होंगे तो बहुत सारा आपका पर्यावरणीय नुकसान भी रोका जा सकता है। इसके अलावा नियोजित अप्रचलन की समाप्ति। निर्माता जानबूझ करके ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो एक निश्चित समय बाद कार्य करना बंद कर देते हैं। आज से 5 साल पहले जो स्मार्टफोन आपने लिया होगा वो शायद आज काम नहीं कर रहा होगा, या बहुत स्लो चल रहा होगा, या उसमें ऐप्स का साइज इतना हो गया होगा कि हमेशा आपको स्टोरेज खाली करने के लिए बोला जाएगा। तो ये क्या है, ये निर्माताओं के द्वारा जानबूझकर की जाने वाली गलतियां हैं। जैसे आप ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देख लीजिए, 6G, 5G, 4G अलग अलग जनरेशन के नाम से आपके मॉडल आते हैं, या मॉडल के आगे QRST लगा करके अलग अलग तरीके के मॉडल बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये नियोजित अप्रचलन है, यानी थोड़े समय बाद प्रचलित नहीं रह जाएगा, और ये क्या किया गया है, नियोजित किया गया है, प्लान्ड किया गया है निर्माताओं के द्वारा। तो इसको क्या करना है, रोकना है, अगर तो मरम्मत के अधिकार के माध्यम से रोका जा सकता है। तो इस अवधारणा का भी खंडन करना है। अनुचित व्यापार अभ्यास पर रोक। कि अनुचित व्यापार अभ्यास यहाँ पे क्या है कि जितने भी सर्विसिंग होगी वो हमारे यहाँ ही होगी, जितने भी पार्ट्स मिलेंगे वो हमारे यहाँ ही होंगे। तो ये क्या है, कंपटीशन को मार्केट से खत्म कर देता है। तो ये अनुचित व्यापार अभ्यास है कि सारे स्पेयर पार्ट्स आपके यहाँ ही मिलेंगे, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, कोई दूसरा भी बना सकता है। जेन्युइन पार्ट्स के नाम पे अधिक कीमत भी वसूली जाती है और उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्यता बनाई जाती है, जो कि अनुचित व्यापार अभ्यास है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव में कमी। अगर उत्पाद प्रक्रिया आवश्यकता के अनुरूप कम होती जाएगी तो प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव कम पड़ेगा, और साथ में ही जब प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होगा तो जलवायु परिवर्तन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ना जरूरी है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए 100 मोबाइल हैं और चूंकि नियोजित अप्रचलन लगा हुआ है, थोड़े समय बाद वो बेकार हो जाने हैं, तो वो कहाँ जाएंगे रिसाइकिल होने के लिए, पर्यावरण में ही तो जाएंगे। अब पर्यावरण में इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरे की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और उनके दुष्प्रभाव भी हैं। तो एक तरफ तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो प्राकृतिक संसाधन नष्ट हुए और पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ा वो तो है ही है, और दूसरा प्रभाव यहाँ इसके प्रभाव को दुगना कर देता है कि बाद में जब उसकी रिसाइकलिंग के लिए उसको पर्यावरण में डाला जाता है तो वहां पे फिर से प्रदूषण जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं, और ये दोहरा प्रभाव डालता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के छोटे क्षेत्रों को इससे सहायता मिलेगी। कैसे, जब छोटे छोटे रिपेयरिंग सेंटर्स होंगे, छोटे छोटे तकनीकी सेंटर्स होंगे, कौशल विकास योजना है, जैसे अब कोई छोटा कौशल जानता है मोबाइल बनाने का तो उसके यहाँ पे लोग जाएंगे। तो ऐसे छोटे क्षेत्र जो हैं हमारे, जहाँ पे लोग आजीविका के लिए केवल काम करते हैं,
उन क्षेत्रों को भी संबल मिलेगा। अगर मरम्मत का अधिकार कंपनियों के द्वारा धीरे धीरे दिया जाना अनिवार्य होता है और ये आंदोलन पूरी गति पकड़ता है, तो आज पोर्टल का निर्माण हुआ है, कल जाके ये अधिकार आपको हो सकता है मौलिक अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में भी प्राप्त हो, तब ये सारे प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से आपके आसपास के वातावरण में दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इतने सारे लाभ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं उनके द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। क्या कारण है वो देखते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि जिस प्रक्रिया से उत्पाद बनाया गया है उसी प्रक्रिया को उल्टा करते चले जाओ तो मूल अवस्था में पहुंच जाएंगे और फिर उसी प्रकार से हम पूरी प्रक्रिया को जान जाएंगे कि किस प्रकार से उत्पाद को बनाया गया था। यह है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब निर्माताओं का यह कहना है कि हम जो उत्पाद बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बौद्धिक संपदा है और अगर रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है तो इस बौद्धिक संपदा के अधिकार का उल्लंघन है। कंपनियां इनोवेशन के लिए इन्वेस्ट करती हैं, नए नए प्रोग्रामर्स को रख रही हैं कंप्यूटर कंपनियां। अब ऐसे में उनका यह कहना है कि अगर रिवर्स इंजीनियरिंग हर जगह होने लगी तो इस तरीके से तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स ही एकदम लोकल हो जाएंगे। हम किस तरीके से विभेद कर पाएंगे आपस में, हमारी क्वालिटी और हमारी गरिमा जो हमारी प्रतिष्ठा है कंपनी की वो कैसे स्थापित हो पाएगी अगर सब कुछ इतना आसानी से सबके पास में उपलब्ध हो जाएगा, तो लोग गुणवत्ता के बीच में चयन कैसे कर पाएंगे। ये सारे प्रश्न उठाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा उपकरण सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं। यूजर सेफ्टी को लेकर के कंपनियों ने बहुत ज्यादा सावधान करने का प्रयास किया है। हाल ही में एक उदाहरण आया था, टेस्ला ऑटोमेटिक कार बनाने वाली कंपनी है, चीन में उसके कार को एक लोकल मैकेनिक ने ठीक करने का प्रयास किया और पैसे बचाने के लिए जिस व्यक्ति की कार थी उसने वहां पे बनवाई और वो कार माल फंक्शन हो गई, यानी उसका जो सॉफ्टवेयर था वो उसकी वजह से गड़बड़ हो गया और वो सड़कों पे कार अनियंत्रित रूप से दौड़ते हुए कई लोगों की हत्या करते हुए सड़क में चली। उसके बाद में तो कंट्रोल नहीं रह गया था जो व्यक्ति उसको चला रहा था उसका, और अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई थी। कंपनियों का यही कहना है कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, उस प्रोग्राम के लिए उस उत्पाद के लिए तैयार किए गए होते हैं, ट्रेंड किए गए होते हैं, उनको विशेषज्ञता होती है। और अगर बाहर किसी चीज़ से आप अलग से खुद मरम्मत करने का प्रयास करेंगे या तृतीय पक्ष से मरम्मत कराने का प्रयास कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये उत्पाद की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, जो उपभोक्ता है उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है और उसके आसपास के वातावरण के लिए भी खतरा है। साथ ही व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षा में भी सेंध लग सकती है। जैसे आपने किसी थर्ड पार्टी को अपना मोबाइल बनाने के लिए दिया और उसने ठीक कर लिया और कहीं खोल लिया तो आपका व्यक्तिगत डेटा भी उसके पास में जा सकता है, आपकी निजी फोटोज हो सकती हैं, उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कंपनी को ये भी कहना है कि हम इन मानकों का पालन करते हैं कि हम अगर किसी उत्पाद को लेते हैं तो उसमें किसी भी व्यक्तिगत जानकारी के साथ में छेड़छाड़ हम नहीं करते हैं, लेकिन जब तृतीय पक्ष के साथ में ऐसा होगा तो वहाँ पे इस बात की कोई भी अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। भारत में मरम्मत के अधिकार की क्या परिस्थिति है, क्या स्टेटस है इस समय, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी एक पोर्टल का लॉन्च किया गया है, लेकिन उसके पहले क्या ये अधिकार नहीं दिए जा रहे थे या उपभोक्ता क्या केवल शोषण का शिकार हो रहे थे? नहीं। तो उनको किन आधारों पर संरक्षण था उसको समझने का प्रयास करते हैं। मरम्मत के अधिकार को अभी तक कोई भी वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई, यानी कोई ऐसा अधिनियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं आया है या कोई आदेश नहीं आया है किसी प्रशासनिक संस्था की तरफ से जो ये निर्धारित करे कि मरम्मत का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। तो अभी तक किन आधारों पर दिया जाता था? अन्य विकल्पों से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान किया जाता था, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे एक प्रावधान है आपका राइट टू चॉइस, चुनने का अधिकार, यानी कि सर्विस सेंटर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास में ये चुनने का अधिकार है कि आप अपने उत्पाद को किसी दूसरी जगह पे करा लें। कंपनियां यहाँ पे वारंटी वॉयलेशन के नाम पे उत्पादकों के साथ में छल करती हैं। इसी छल को रोकने का प्रयास करता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अधिनियम ये प्रावधान करता है कि जो एक निर्धारित अवधि है उसके पहले अगर उत्पाद खराब होता है तो या तो आप उसको पूर्ण रूप से बदलिए या निःशुल्क रूप से आप उसको सुधार करके दीजिए। तो इससे क्या होता है, सर्विस सेंटर तो हम जाते हैं लेकिन हमारी निर्भरता नहीं होती है। वहाँ हमको एक अधिकार मिल जाता है कि हमें उत्पाद पुनः उसी स्थिति में या नई स्थिति मिलेगा जिस रूप में वो पहले हमने क्रय किया था। इसके अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है
जो उत्पाद हैं उनके लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनके लिए जो आवश्यक अन्य तकनीकियां हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करता है। यानी दूसरे पक्ष भी जो हैं कंपनियों के अलावा, वो सब पार्ट्स को या उन उत्पादों से रिलेटेड चीज़ों को, उन उत्पादों से रिलेटेड सर्विसेज को, उन उत्पादों से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को, टेक्नोलॉजीज को सेल कर सकते हैं। यही आपका ओपन कंपटीशन है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि अन्य विकल्पों के माध्यम से भी उत्पाद संबंधी सहायता आपको मिल सके। इसके अलावा ई कचरा प्रबंधन अधिनियम, पर्यावरणीय प्रभाव अधिक हैं, तो पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए ई कचरा अधिनियम एक विकल्प है जो ये निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या ऑटोमोबाइल के उत्पाद जो हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, और इसके अलावा जो मोबाइल आपके संचार उपकरण हैं उसमें जो ई कचरा है वो खुले रूप में प्रकृति में ना आ पाए। तो इनके माध्यम से वो सारे लाभ प्रदान करने के अभी तक प्रयास किए जा रहे थे जो केवल इस एक मरम्मत के अधिकार की संकल्पना से प्राप्त हो सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे जो बनता है वो आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय और प्रश्न पत्र तृतीय से बनने की संभावना है, क्योंकि एक अधिकार है, विधिक अधिकार के रूप में इसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन धीरे धीरे ये अन्य अधिनियमों से संदर्भित होता है। सीधे सीधे प्रश्न पत्र 2 से आपका रिलेट होगा। प्रश्न पत्र 3 में आपका ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, और कंपनियों का ये कहना है कि ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनने का संभावना है आपकी वो ये है कि मरम्मत के अधिकार के बारे में जो तथ्य हैं उनसे प्रश्न बन सकता है कि भारत में इसको कौन मंत्रालय देखता है, तो खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, क्योंकि ये उपभोक्ताओं और निर्माताओं से रिलेटेड विषय है। तो मंत्रालय आप जरूर याद रखिएगा, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। उन्हीं ने ये पोर्टल भी अभी लॉन्च किया है। तो सीधा सीधा प्रश्न ये भी है कि किसने पोर्टल लॉन्च किया या कौन सा नोडल मंत्रालय है जो इस पोर्टल की देखरेख करेगा। तो आपका है खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। और इसके साथ साथ में इसको क्या वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता है, तो भी याद रखिएगा अभी कोई भी मान्यता इसको प्राप्त नहीं है, केवल कुछ अधिनियमों का संरक्षण इसको अभी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका दृष्टिकोण रहेगा परीक्षा के अनुसार। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद।